वेलकम टू द लर्नर्स ग्रुप। हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट पर काम चल रहा था, ठीक है, उसी पर आज हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट पर बात करेंगे। देखते हैं पहला सवाल किस तरीके का उसने दे रखा है। ठीक है, उसने पहला सवाल बोला कि एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक कितना हो गया यार? 55 हो गया। फिर उसने बोला कि उस विद्यार्थी के प्राप्तांक क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने आपको बोला कि एवरेज में सदैव आप मल्टीप्लाई से ही करें। क्यों करें? उसका कारण ये है कि उसमें आपको आसानी रहेगी करने में। ठीक है, बाद बाकी बताने के लिए मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन पेपर के कम समय बचा हुआ है आपके पेपर का। ठीक है, तो ज्यादा ऐसी चीज मैं नहीं बताना चाहता हूँ जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक, सीधी से समझे। तो यहाँ पर देखिए 10 विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक उसने 60 दे रखा। मतलब अगर इनका हम योगफल देखें तो 10 इंटू 60 होगा। बोलिए यस या नो। ठीक, अब एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ जाए, माना हमने वो विद्यार्थी एक्स था, छोड़कर चला गया, मतलब अपना कुछ ले गया, मतलब उससे कम हो गया। बात को समझना। ठीक है, प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है। औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है जब एक आदमी चला गया। मतलब 10 में से जब एक आदमी यार कोई चला गया होगा, तब औसत प्राप्तांक 55 हो गया। मतलब अब आदमी यार कितने बचे? आप बोलेंगे 9। ठीक, तो आप सीधे से यहाँ कैलकुलेट कर लें और आपका आंसर आ जाएगा 9 अपना 45 4 और ये आ गया 495। ठीक है, इससे आप इसको लेस कर दें और आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये आपका आंसर आ चुका है 105। कितना आ गया? x बराबर 105। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे क्या रखा? बहुत ही सरल सवाल है। उसने कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इनका अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या बताएं। आप तुरंत ही रेशियो में जब कभी भी दे जाए एक्स मान ले। एक्स क्यों मान लेते? तो आसानी रहती है और कोई दिक्कत नहीं। करने के लिए आप प्योर रेशियो की मेथड से भी इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? 4x/7x। अब उसने कहा कि प्रत्येक में 8 जोड़ देने पर, हमने 8 जोड़ दिया। प्रत्येक में 8 जोड़े, दो संख्याओं का अनुपात मतलब 4/7। ठीक, प्लस 8 8, दोनों संख्याओं में हमने कितना जोड़ दिया? 8। तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 3:5। तो पूछ रहा कि बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो निकालेंगे जब 20x प्लस 40 बराबर 21x प्लस 24। तो इसको जब आप लेस करेंगे माइनस x बराबर माइनस का 16। तो x जो है आपका आ गया 16। x जब आपका 16 आ गया, आपकी संख्याएं कौन थी? 4x और 7x दो थी। अब आपको मैं एक बात बोलूं, जिस संख्या का रेशियो बड़ा होता है, जिस चीज का रेशियो बड़ा होता है, वो अपने आप में एक्चुअल वैल्यू में भी बड़ी होती है। ठीक है, इस वजह से ये 7 का ही वैल्यू बड़ी होगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? काट दें। 16 इंटू 7 मतलब 112। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी। अब आपको एक इसका तरीका बताता हूँ ऑप्शन से, कि किस तरीके से केवल सवाल हो जाता है अगर आपको कुछ भी ना पता हो। देखें किस तरीके से उसने यार कहा कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:7। बस हमें इतने से ही मतलब, और ये कुछ मतलब नहीं। ना हमें 8 जोड़ने से मतलब है, ना अनुपात से मतलब है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब दो संख्या 4:7 में है। ठीक, उसने कहा कि इनमें से बड़ी संख्या, तो हमें इतना तो पता है कि इनमें से बड़ी संख्या जो होगी वो 7 वाली ही होगी। ठीक, क्योंकि उसका रेशियो बड़ा। ठीक, इतना समझिए। तो ऑप्शन में जो वैल्यू होगी वो 7 से ही तो कटने वाली होगी। मेरी बात समझना, केवल 7 से ही तो कटने वाली होगी। सोच कर देखें आप केवल, क्योंकि हम लोग एटलीस्ट इसका निकाल कर फिर जो भी वैल्यू हो रही है उसमें 7 का गुणा कर रहे हैं ना। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते कि 7 का कौन सा फैक्टर है या कट रही कौन सी संख्या। तो 120 कटेगी नहीं, 115 कटेगी नहीं, और आपकी ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, बच्ची कौन सी? ये आपकी कट जाएगी 7 से। जब इसको 7 से काटेंगे 16 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर रहता है अगर उसमें हम ऑप्शन से काम करें, सीधी सी बात, ऑप्शन से आपके क्वेश्चन रहेंगे 20, कम से कम 12 क्वेश्चन ऑप्शन से ही लग जाएंगे, गारंटेड। कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लग ही जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, आप लोगों के जो ऑप्शन रहते हैं, आप जैसे एग्जाम के पेपर होते हैं उनमें ऑप्शन उतने अच्छे वो लोग बनाते नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप एसएससी में पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी ऑप्शन से काम हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, दो मिलते जुलते ऑप्शन रख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको वैसा भी नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल उसने दे क्या रखा है। ठीक है, उसने बोला
दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उनके अंतर का वर्ग कितना है 36 है। दोनों संख्याओं को गुणनफल क्या होगा। ठीक है, हमने माना कि दोनों संख्याएं x और y, उसने कहा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60। फिर उसने एक बात की, यहाँ पर डाल दीजिए एक नंबर इक्वेशन। ठीक है, फिर उसने कहा कि उनके अंतर का वर्ग 36 है, मतलब x माइनस वाई का वर्ग 36 है। यहाँ पर कुछ लोग गलती ये कर देंगे, उनके अंतर का वर्ग तो कहीं ये ना कर दे। अगर आपने ये कर दिया तो गलत है, ये क्या है, गलत है। आप लैंग्वेज को समझिए कि किस तरीके से वो बोल रहा है। उसने बोला कि उनके अंतर का वर्ग 36 है। ठीक, तो अब देखेंगे, आप केवल इसको खोल दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू 36। यही तो होगा। हमने इसको केवल ओपन कर दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी, यहाँ पर आप रख दें बराबर 36। ठीक है, तो माइनस 2xy इज इक्वल टू 36 माइनस 68। आप क्या करेंगे, 2xy इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 2 और ये आ गया 32। ठीक है, 32 आ गया। अब माइनस का रहेगा, इससे ये प्लस हो जाएगा, 2 से इसको काट दिए तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 16। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। उसने पूछा दोनों संख्या गुणनफल, तो हमारी एक संख्या एक्स थी दूसरी वाई, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल किस तरीके से होगा और उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अगला सवाल उसने दे रखा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो हमने आपका मान लिया कि 8 वर्ष था, 8 वर्ष में उसने कहा 8 वर्ष में कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मान लेते हैं कि पहले वो 100 था, 3 गुना हो गया मतलब 300 हो जाएगा। बात को समझते जाइए बड़ा आसानी से। ठीक, हमने माना कि वो 100 था, बाद में कितना हो जाएगा 300, 3 गुना हो गया, 100 से वो 300 हो गया। ठीक है, तो 8 वर्ष में वो कह रहा है कि 3 गुना हो जाता, तो 100 ये क्या रहेगा, आपका मूलधन रहेगा, मूलधन। ठीक है, 100 प्लस 200 बराबर 300, समझते जाइए, यही तो होगा। ठीक, तो 100 इसमें क्या है, पी मतलब मूलधन, और ये क्या है, ब्याज है, ये आपका ब्याज है, ये क्या है, ब्याज। ये ब्याज ही तो है भाई, 100 के 100 रुपए तो मूलधन हो गया, बाद बाकी जो ये 200 रुपए बढ़े ये तो ब्याज होगा। और ब्याज में क्या दो चीजें जुड़ी होती, आर और टी, समझते जाइए बहुत आराम से। उसमें क्या दो चीजें का गुणनफल होता है, आर और टी का। मान लीजिए कोई मूलधन है पी, आप क्या करते हैं, पी आर टी बोलते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो आप बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखें, अगर मूलधन को हटा दें तो गेम तो केवल इसका है, RT%, समझते जाइएगा कितने का है, RT% का। तो 8 बराबर 8 वर्ष, 8 इंटू, और आपकी दर हमें पता नहीं है, दर हमने मान लिया बराबर 200। ठीक है, 8 बराबर कितना 200, यहां पर आ जाएगा सीधे, इसको आप इससे क्या कर दें, काट दें, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 4 पंचे 20, 25, 2 कितना आ गया 25%, 25%। ठीक है, और उसने कहा 8 वर्ष, कहाँ गलत, हाँ तो तो आपका आ गया जो आरटी होगा, ये आरटी परसेंट। अगर हम इस चीज को केवल RT% लिखना चाहे, मान लीजिए P में किस चीज का गुणा हो रहा, आप बोलेंगे RT% का मतलब बटे 100, ये। ठीक है, तो हमने क्या किया कि RT% बराबर उस ब्याज के 200 जो रुपए आपके मिल रहे हैं वो क्या है, ब्याज है। तो यहां से आप देखें टी हमको पता है, आर नहीं पता, मतलब 8 बराबर 200। ठीक है, इससे इसको काट दिया, कितना आ गया 25, मतलब आर जो है 25% रहा होगा। आर क्या रहा होगा 25%। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए। एक और इस पर सवाल बता देता हूं, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई फार्मूला वगैरह इसमें नहीं लगता। मान लीजिए मैंने कहा कि कोई धन 4 वर्ष में, समझते जाइएगा, कोई धन 4 वर्ष में अपने का
ठीक है, दोगुना हो गया, अपने का दोगुना हो गया। मैं इस सवालों को वहीं देख कर ही खत्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है। 4 वर्ष में अपने का दोगुना तो 100 होगा, मतलब टोटल 200 होगा, तो 100 और 100 2 बार जुड़ा होगा। इसमें एक क्या होगा, मूलधन, ठीक, समझते जाइएगा। एक मूलधन, एक होगा ब्याज, ठीक। अब ये ब्याज क्या होता है, ये RT% का ही मिश्रण होता है, RT% का ही होता है। तो इसमें हमें क्या पता है, आपको पता है टी पता है 4, ठीक है, हमें ये नहीं पता बराबर 100 के, तो कितना यहाँ कर दें 25 आंसर, 25% आंसर। इस तरीके से ये सवाल बड़ा आसानी से हो जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कभी टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट से जब साधारण ब्याज ना, तो बहुत चीजें आपको ऐसी बता दूंगा जिसमें आपको मजा आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। उसने बोला क्या कि 1/6 की पावर 12 इंटू 8 की पावर 25, ठीक है, इंटू 3/4 इज इक्वल टू 15, ये उसने बोल रखा। अब उसने आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसके हम फैक्टर करेंगे जब 6 के, तो 2 इंटू 3 की पावर 12, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 25, ये लिख सकते हैं, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 की पावर 15, ठीक। इसको उसी तरीके से रहने दें, ठीक। अब आप इसको क्या करें, कैलकुलेट कर लें। तो ये अलग अलग आपका कितना आ जाएगा, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12, ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया 2 की पावर 75, ठीक। और ऊपर वाले को अगर हम लिखना चाहें तो 3 की पावर 15 बटे 4 की पावर 15 लिख सकते हैं या नहीं, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक। अब आप क्या करें, इसको इस तरीके से रहने दीजिए, 1 बटे, आप 202 की पावर 75 को इधर ले आए, ठीक है, 2 की पावर 75 ये हो गया, इंटू 3 की पावर 15 आपका ऊपर बचा, नीचे आपको बता दें 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12 इंटू, अब ये देखिए इस 4 को भी इस तरीके से लिख लें, 2 की पावर 2 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 30, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 30। अब यहाँ पर आप देखें, ठीक है, 2 की पावर 75 है, ये 3 की पावर 15, यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी बन रही है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 12, यहाँ पर है 2 की पावर 30, तो मतलब नीचे कितनी बन गई आपकी, 2 की पावर 42, ठीक, इंटू 3 की पावर 12, और ऊपर आपका बचा 2 की पावर 75 इंटू 3 की पावर 15, ठीक है, ये आपके बचे। अब आप क्या करें, इससे इसको क्या कर दें, लेस कर दें, क्योंकि भाग में क्या होता है, अगर हम लिखें m/n log तो हो जाता है m-n, मतलब घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखें 2 की पावर 75 माइनस 42, ठीक है, इंटू 3 की पावर 15 माइनस कितना हो जाएगा 12, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 की पावर ये आपका कितना आ गया 7, नहीं 3, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 4 गया 33, 33 ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका 3, ठीक है, कितना आ गया 3, 3 की पावर कितना आ गया 3। तो आपसे अब वो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उसकी जो है घातें कितनी होंगी, मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो आप यहाँ पर किस तरह से कर देंगे, तो आप यहाँ पर देखें 33 तो 2 के होंगे, ठीक, और 3 के कितने होंगे 3, तो 33 और 3 कितने हो गए यार 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ये सवाल लगे, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाए होंगे। थोड़ा सा यार जगह कम थी आपको समझाने के लिए, इधर का उधर लिख गया है, लेकिन आप अपना समझ लें, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा और वो किस तरीके से लगने वाला है। किसी यदि किसी वर्ग के विकर्ण AC की लंबाई, उसने कहा यदि किसी वर्ग के विकर्ण की AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण ABC के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताएं। विकर्ण की लंबाई उसने दे दी, हमने आपको बता रखा है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती कितनी, a√2, a√2 बराबर 5.2 सेंटीमीटर उसने दे रखी। आपसे उसने पूछा है तो इसका क्षेत्रफल बताएं। देखिए इस सवाल को करने के लिए आप इसको कैलकुलेटिव भी बना सकते हैं, केवल आपको उसने उतना दिया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, मैं यहाँ पर इसको समझाता हूँ, a√2 बराबर 5.2 सेंटीमीटर,
ठीक, ये आपको उसने दे रखा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से मत करें कि ए बराबर 5.2 अपॉन √2, फिर आप ऊपर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, फिर इस तरीके से आप करें, तो आपको मजा नहीं आने वाली। आप देखें इसको मैं किस तरीके से करूँ। आप क्या करें, इसी जगह पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग। आप जब वर्ग कर देंगे तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 बराबर 5.2 इंटू 5.2, यही तो हो जाएगा, समझते जाइए बड़ा आराम से। तो ए स्क्वायर बराबर आपका है कितना, 2 से इसको काट दीजिएगा तो 26 दूनी 52 मतलब 2.6, एटलीस्ट आपका बचा कितना, 2.6 इंटू 5.2, यही तो बचा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं इकाई के अंक से हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। इकाई के अंक से यहाँ पर देखें 6 दूनी 12, इसको काट दिया, ये बाहर, मतलब इकाई का अंक 2 आएगा। अब ऑप्शन 1 और 2 आपके दे रखे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए अगर इसको 26 मान लें और इसको 50 मान लें तो 130 तो हो ही गया, तो इससे बड़ा आएगा, या तो आप इसको गुणा ही कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन पर जब पहुंच जाए तो आप गुणा ही कर लें। 6 दूनी 12, 1 6 पंचे 30, 1 31 इंटू 4 और ये 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 5 13 52, मतलब आ गया 13.52, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। अगले क्वेश्चन पर ये आपका एक क्वेश्चन रह गया है अभी, ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि 84 का 75% का मतलब गुणा 20% क्या होगा। ठीक है, यही तो उसने दे रखा। ये कितना हो गया, 25 ताई 75, 25 चौको 100, 4 से इसको काट दीजिए, ये आ गया 21। ठीक है, 21 आ गया, और 20 पंचे 100, तो 21 ताई कितना हो गया, ये आपका 21 ताई 3 एकम 3, 63/5, बस इसको इससे भाग दे दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 13, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 12.6। सिंपल कैलकुलेशन थी और उसमें कुछ नहीं था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा है। उसने बोला है यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। घन का विकर्ण आपका ये कहाँ चला गया, 3D में चला गया। ठीक है, तो घन का विकर्ण होता कितना है, आप बोलेंगे a√3 घन का विकर्ण होता कितना होता है, a√3 बराबर उसने दे रखा है √12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दे रखा, √12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं √12 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, √12 √4 इंटू √3 और बट्टे √3, ये वाला नीचे आ गया, इससे ये कट गया, मतलब a बराबर आपका आ गया कितना, √12, a √4 आ गया, तो a बराबर कितना निकल के आ गया, 2। ठीक, a बराबर कितना निकल के आ गया, 2। अब घन का आयतन कितना होता है, a³, दोनों पक्षों का घन कर दिया, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसने बोला कि x² - x + 7 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। उसने इस तरीके से दे रखा है x² - x + 7 = 0। आप करें क्या कि इसकी तुलना करा दें, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, हमने क्या किया, इससे आपकी तुलना कर दी। तो यहाँ पर देखें कि a बराबर कितना आया, 1, b बराबर -1, c बराबर आया 7। ठीक, इतना आ गया आपका, a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 7। पूछ क्या रहा है आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, जब मूल दे रखे हो तो उसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल होता है -b/a, तो माइनस का b मतलब -1, b इधर आएगा, बटे a मतलब 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, 1, क्योंकि ये माइनस जब अंदर आएगा 1, और गुणनफल होता है c/a मतलब 7, यही तो हो गया। ठीक है, तो आप देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, इसकी हम वैल्यू किसी भी तरीके से अभी नहीं हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर क्या है, बीटा स्क्वायर क्या, कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, इसको इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस
टू अल्फा बीटा। आप देखेंगे यही चीज यहाँ पर लिखी, बस हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया। फॉर्मेट क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू पता है कितनी है आपकी, 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब 7। तो आप क्या 1 माइनस 14 मतलब आ गया माइनस का 13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रही होगी ऐसे सवालों को देखने में। इसमें आपको रीली लगाने का मन करता। बच्चों वाले सवाल मत लगाइए, प्राइमरी वाले सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड जाएगा। हम कह रहे हैं आप 15-16 क्वेश्चन तो कर लेंगे, जो वो 4 सवाल आएंगे वो यहीं से आएंगे जो मैं करा रहा हूँ, इस चीज गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा लर्नर्स ग्रुप के साथ।